नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ को। लास्ट क्लास में हम लोग आवेश और उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने सब चीज़ अध्ययन कर लिया था। उसके आगे का टॉपिक हमारा क्या है? कूलम्ब्स लॉ ही है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखने से पहले इसको देखते हैं कि ये कहता क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बिंदु आवेश है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज जिसको बोलते हैं, जो कि Q1 है। और एक दूसरा बिंदु आवेश है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका Q2। और दोनों के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं, वो दूरी है आपका R डिस्टेंस है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R डिस्टेंस है। तो Q1 से Q2 एक रेखा की अनुदिश हमारा बल काम कर रहा है, यानी कि ये Q1 से Q2 की तरफ हमारा एक बल काम कर रहा है F। तो इसमें बोलता क्या है कि नियम कि F जो होता है वह Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला इक्वेशन से बोलता है। एंड कूलम्ब का नियम दूसरा क्या कहता है कि यह इसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि F यानी कि कूलम्ब फोर्स जो है वह दोनों चार्जों पे जो उत्पन्न हुआ है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से निश्चित रूप से हो जाएगा F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इसको इन्वर्सली नहीं, F इज डायरेक्टली ही बोलेंगे। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा r²। तो इसका प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यदि हटाएंगे तो F इजिकल टू हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। जहाँ पे K का मान कितना हो जाता है? यहाँ पे आपका K का मान आपका है, K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका पूरा वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इतना होता है। इसका वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो निश्चित रूप से हो जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। एक फार्मूला तो ये हो सकता है, या दूसरा तरीका से हम इसको लिख सकते हैं F इजिकल टू 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये हमारा दूसरा फार्मूला यहाँ से हो सकता है। दोनों हम लोग परीक्षा में लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि वास्तव में ये स्टेटमेंट कहता क्या है और हम लोग एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो हम लोग बोलेंगे दो स्थिर बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु है वह स्टैटिक यानी कि स्थिर बिंदु है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच 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 लगने वाला बल दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समान अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का भी अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दिया हुआ है, तो नोट में लिख देंगे कि यह बल उन आवेशों के
उन आवेशों के रेखा के अनुदिश लगता है, आवेशों के रेखा के अनुदिश लगता है, अनुदिश लगता है। ये इतना स्टेटमेंट लिखेंगे। मतलब क्या है कि जो कूलम्ब फोर्स जो काम करता है वह किसी भी बिंदु आवेश के लिए काम करता है और स्थिर आवेश के लिए काम करता है। इतना हम लोग स्पष्ट रूप से लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसा कि एफ जो होगा वह निश्चित रूप से ये क्या चीज़ में होगा, ये न्यूटन में होगा, ये भी न्यूटन में होगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, तो वास्तव में ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह होता है आपका वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता ये होता है। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परमिटिविटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी इसको बोलते हैं। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमेशा पूछता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना हमारा पास हो जाता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में हम लोग इसके आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। इसका आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एकांक आवेश के बारे में, कि एकांक आवेश हम किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं एफ इजिकल टू, अभी तक हम लोग पढ़े थे 9 गुने 10⁹ ठीक है। क्या हम लोग पढ़े हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। इतना हम लोग पढ़े हैं। लेट, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई एक बल काम कर रहा है, जो बल है 9 गुने 10⁹ न्यूटन बल है, और Q1 इजकल टू Q2 दोनों बराबर है, जिसको मान लेते हैं Q के बराबर काम कर रहा है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा आपका कितना, समान आवेश काम कर रहा है, दो समान आवेश काम कर रहा है, दो समान आवेश यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। या समान आवेश, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सजातीय आवेश भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग सजातीय आवेश भी बोल सकते हैं। और दोनों के बीच में दूरी जो है r इजकल टू 1 मीटर है। तो देखो, यदि इसका वैल्यू हम पुट करें, मतलब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से या समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, f का मान हो जाएगा 9 गुने 10⁹ न्यूटन इजकल टू 9 गुने 10⁹ यहाँ पे आ जाएगा Q1 इंटू Q2, यानी कि Q इंटू Q इसको मान सकते हैं, डिवाइडेड बाई R², यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से Q² इजकल टू 1 हो जाएगा, यानी कि Q इजकल टू हो जाएगा हमारा +-1। यही हमारा है क्या, यूनिट चार्ज। तो इसका डिफिनीशन से यदि हम देना चाहें तो बोल सकते हैं दो समान या सजातीय आवेश जो 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, यदि उन दोनों के बीच में जो है वह 9 गुने 10⁹ न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो जो आवेश उत्पन्न होता है उसी आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक आवेश बोलते हैं, या कि एकांक आवेश कहते हैं। इसे रटना नहीं है, अपने भाषा में भी लिखा जा सकता है एकांक आवेश के डिफिनीशंस को। एकांक आवेश क्या होता है, जब दो समान या सजातीय आवेश को एक मीटर की दूरी पर रखा जाता है, और उन दोनों के बीच में यदि 9 गुने 10⁹ न्यूटन का बल लगता है, तो उन दोनों आवेशों के बीच जो उन दोनों आवेशों के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांक आवेश बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वायु या निर्वात में
जो हम एफ निकालते हैं वह एफ हो जाता है एफ इजिकल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। किसी भी माध्यम में यदि हम निकालेंगे तो किसी भी माध्यम में तो ए कितना हो जाएगा, किसी भी माध्यम को हम एफ डैश से नोट करते हैं। एफ डैश इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, किसी भी माध्यम के लिए हम यहाँ पे के मान लेते हैं। के यहाँ पे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि हम यहाँ से हम चाहें तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 तो कितना हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश, और यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। Q1 से कट गया, Q2 से कट गया, आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो यानी कि के ऊपर चल जाएगा तो एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश इजकल टू कितना हो जाएगा के, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं या एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। कभी कभी इसको देता है के इजकल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, या एप्सिलॉन आर इजकल टू बोल देते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम लोग परावैद्युतांक के आधार पर एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे दिया हुआ है पानी का परावैद्युतांक कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, और उसकी विद्युतशीलता हमको निकालना है। चूँकि यहाँ से हम जानते हैं कि इजकल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एप्सिलॉन इजकल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू परावैद्युतांक के इजकल टू कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है। 80 गुने एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ये 8.85 गुने 10 के पावर -12, और यहाँ से जब हम गुना करेंगे इसको तो सब गुना करने के बाद में हो जाएगा 7.08 गुने 10 के पावर माइनस, अरे उसके बाद में 7.08 गुने 10 के पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन का मान यहाँ से निकल गया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं कौन कौन सी है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, कभी भी पूछ सकता है 2 नंबर का एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए कूलम्ब का नियम हम लोग जानते हैं कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होता है। लिखेंगे कि केवल बिंदु आवेश के लिए ही यह सत्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। किसके लिए सत्य है? केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है। दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट इसमें है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए सत्य नहीं है। यह केवल मतलब स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी कि स्टैटिक चार्ज के लिए, स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है, स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है, के लिए ही स्थिर आवेश के लिए ही ये सत्य है, स्थिर आवेश के लिए ही सत्य है। निश्चित रूप से ये गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है, गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है, गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा नंबर है कि यह नियम निश्चित रूप से, यह नियम माने अधिक दूरी मतलब बहुत अधिक दूरियों के लिए भी सत्य, अधिक दूरियों के लिए
सत्य नहीं है। अधिक दूरियों के लिए एवं मतलब कम दूरी मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए क्या है, सत्य नहीं है, के लिए सत्य नहीं है। इतना हम लोग समझ सकते हैं। ये कूलम्ब के नियम की सीमाएं हुई। 3 सीमाएं बेसिकली है। एक है कि यह केवल आपका बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा है स्थिर आवेश के लिए सत्य है, गतिमान आवेश के लिए सत्य नहीं है। यह नियम अधिक दूरियों के लिए एवं 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने के लिए हम एक मान लीजिए पार्टिकल बना देते हैं और यहाँ पे देखिए इसके नाभिक में जो होगा निश्चित रूप से पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा कि वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाने के कारण यह पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी चार्ज होता ही नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं, आप कीजिए r मान लेते हैं। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम लोग Q ऑफ E मान लेते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज को मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं और प्रोटॉन पे चार्ज को हम लोग Q ऑफ P मान लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो न्यूटन के कारण जो फोर्स उत्पन्न होगा वह फोर्स को हम लोग मान लेते हैं Fn फोर्स। तो Fn इक्वल टू हो जाएगा G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से हम लोग Fn का वैल्यू निकाल लेंगे। G का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 गुने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 गुने 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 गुने 10⁻27 kg डिवाइडेड बाई r²। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक। अब दूसरा नंबर में दिया हुआ है आपका कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स जो होता है कूलम्ब्स के चलते जो फोर्स लगता है उसको Fc से डिनोट करते हैं। Fc इक्वल टू K इंटू Q1 मतलब Q ऑफ E इंटू Q ऑफ P, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज डिवाइडेड बाई r²। यहाँ से वैल्यू लिखेंगे। K का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻9 गुने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1.6 गुने 10⁻−19, चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो जाता है 1.6 गुने 10⁻−19 डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, यानी कि कैसे करेंगे, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1, समीकरण 2 डिवाइडेड बाई समीकरण 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, Fc डिवाइडेड बाई Fk हो जाएगा। तो जब सब डिवाइड करेंगे तो देखिए r² कट जाएगा और सबको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.27 गुने 10⁻39 आ जाएगा। यानी कि इतना हमारे पास में वैल्यू आ गया। दोनों का रेशियो ये रिलेशन हो गया एक तरह से। यदि हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Fc इक्वल टू 2.27 गुने 10⁻39 हो जाएगा Fn। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला Fc और Fn में रिलेशन। तो आज के क्लास को हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्लास को हम लोग देखेंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।